इतिहास क्या है? अक्सर बस तारीखें, लड़ाइयाँ, समझौते, है ना? लेकिन कभी-कभी इतिहास एक इंसान की कहानी होती है। एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर की दुनिया बदल गई और फिर उसने बाहर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम किसी तारीख की नहीं, बल्कि एक बदलाव की कहानी सुनेंगे। मोहनदास गांधी के महात्मा बनने की वो असाधारण कहानी। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये हुआ कैसे? एक वकील, लंदन में पढ़ा लिखा, वेस्टर्न सूट पहनने वाला, वो अचानक एक धोती में कैसे आ गया? और सिर्फ धोती में ही नहीं, उसने उसी धोती में दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे डाली। आखिर एक साधारण सा इंसान पूरी दुनिया के लिए शांति और अहिंसा का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बन गया? आइए इस अविश्वसनीय कायापलट की तह तक चलते। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और गांधी की कहानी महात्मा से शुरू नहीं होती। नहीं, वो शुरू होती है मोहनदास से, एक महत्वाकांक्षी नौजवान। तो उस प्रतीक को समझने से पहले, जिसे आज दुनिया जानती है, हमें उस इंसान को जानना होगा, उसके शुरुआती दिनों को, उन तजुर्बों को समझना होगा जिन्होंने, कह सकते हैं कि, भविष्य की नींव रखी। तो देखिए, 1869 में पोरबंदर में जन्म हुआ। फिर 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1891 में भारत लौटे, वकालत शुरू की। यहाँ तक तो सब बिल्कुल सीधा साधा लगता है ना? किसी भी होनहार नौजवान की कहानी जैसी। लेकिन फिर आता है साल 1893 और एक फैसला, दक्षिण अफ्रीका में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेने का फैसला। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये वो मोड़ था जिसने न सिर्फ उनकी बल्कि इतिहास की धारा को ही बदल कर रख दिया। ये जो 2 तस्वीरें हैं ना, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है लंदन का ट्रेंड वकील सूट बूट में, और दूसरी तरफ एक राष्ट्र का नेता एक खादी की धोती में। ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं था, नहीं, ये तो पहचान और मकसद में आई एक पूरी क्रांति थी। एक ऐसा सफर था जिसमें एक इंसान ने अपने लिए बोलना छोड़ दिया और लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बन गया। और यहीं से उनके बदलने की कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। दक्षिण अफ्रीका, ये उनके लिए सिर्फ एक नई जगह नहीं थी, ये एक तरह की लैब थी, एक प्रयोगशाला, जहां उस नौजवान वकील का पहली बार नस्लीय भेदभाव की कड़वी सच्चाई से सामना हुआ। और इसी धरती पर सिर्फ विरोध पैदा नहीं हुआ, बल्कि विरोध करने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया विचार पैदा हुआ, सत्याग्रह। कहते हैं ना, कभी-कभी एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। ये वही लम्हा था। जरा सोचिए, एक पढ़ा लिखा वकील जिसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, उसे सिर्फ इसलिए ट्रेन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी चमड़ी का रंग अलग है। पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन की वो ठंडी रात, उस रात मोहनदास ने सिर्फ बेइज्जती महसूस नहीं की, उन्होंने एक फैसला किया कि वो इस अन्याय को चुपचाप नहीं सहेंगे। कह सकते हैं कि उसी रात एक एक्टिविस्ट का जन्म हुआ, और इसी तजुर्बे से निकला उनका सबसे शक्तिशाली हथियार, सत्याग्रह। नाम का मतलब तो है सत्य पर टिके रहना, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये इस सोच की ताकत है कि अन्याय का सामना मुक्कों से नहीं, बल्कि अपने सच और अपने नैतिक बल की अटूट शक्ति से किया जाता है। ये कोई निष्क्रिय विरोध नहीं है, ये दुश्मन को हराने की नहीं, बल्कि उसका दिल और दिमाग जीतने की एक सक्रिय कोशिश है। गांधी जी ने खुद इसे बहुत खूबसूरती से बताया था। उन्होंने कहा था, अहिंसा इंसानियत के पास मौजूद सबसे बड़ी ताकत है। ये इंसान के दिमाग से निकले विनाश के सबसे शक्तिशाली हथियार से भी ज्यादा ताकतवर है। उनके लिए ये सिर्फ एक फलसफा नहीं था, ये एक चट्टान जैसा विश्वास था, और इसी विश्वास ने उनके हर अगले कदम को रास्ता दिखाया। तो दक्षिण अफ्रीका में अपने सिद्धांतों को कह सकते हैं कि एक छोटे स्केल पर परखने के बाद गांधी भारत लौटे। लेकिन इस बार वो एक नई शक्ति के साथ लौटे थे। पर अब चुनौती भी कई गुना बड़ी थी। अब बात किसी एक छोटे समुदाय के अधिकारों की नहीं थी, अब बात थी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ एक पूरे देश की आज़ादी की। 1915 में भारत लौटते ही गांधी जी ने सत्याग्रह को आज़ादी की लड़ाई का मेन हथियार बना दिया, और आम लोगों के लिए उनका संदेश, सच पूछिए तो, क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, किसी का साहस और उसकी सच्चाई ही एक साम्राज्य को झुकाने के लिए काफी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण देखने को मिला 1930 के नमक मार्च में। रणनीति देखिए कितनी सरल और शानदार थी। गांधी जी ने एक रोजमर्रा की चीज चुनी, नमक।
एक ऐसी चीज जिस पर लगा टैक्स हर भारतीय को चुभता था। उन्होंने ऐलान किया कि वो समुद्र तक पैदल जाएंगे और गैर कानूनी तरीके से नमक बनाकर कानून तोड़ेंगे। सविनय अवज्ञा का ये एक छोटा सा कदम पूरे देश में एक आंदोलन की आग लगाने वाला था। और ये कोई छोटे मोटी यात्रा नहीं थी। 240 मील मतलब करीब करीब 400 किलोमीटर पैदल। इस सफर का हर कदम गांधी जी के अटूट इरादे का सबूत था और उनके साथ जुड़ते हजारों लोगों के बढ़ते विश्वास का भी। ये नमक मार्च सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक चलता फिरता प्रतीक बन गया था जिसने पूरी दुनिया को अहिंसक प्रतिरोध की असली ताकत दिखाई। उनकी कोशिशों का जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये कोई नर्म अपील नहीं थी, ये एक बुलंद आवाज थी, एक साफ आवाज जो पूरे देश में गूंजी, भारत छोड़ो। ये आज़ादी की लड़ाई का आखिरी और सबसे निर्णायक दौर था। लेकिन गांधी जी का असर सिर्फ भारत की आज़ादी तक ही खत्म नहीं हो जाता। नहीं, उनकी असली विरासत तो देश की सीमाओं से बहुत बहुत आगे तक जाती है। उन्होंने सिर्फ भारत को आज़ादी नहीं दिलाई, उन्होंने पूरी दुनिया को इंसाफ के लिए लड़ने का एक नया तरीका दिया। एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। उनकी इस विरासत को हम 4 मुख्य सिद्धांतों में समझ सकते हैं। पहला, अहिंसा, यानी मन, वचन और कर्म से हिंसा ना करना। दूसरा, सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। तीसरा, स्वदेशी, यानी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना। और चौथा, सर्वोदय, यानी सबका भला, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं। उनके लिए ये सिर्फ राजनैतिक नारे नहीं थे, ये एक बेहतर समाज की नींव थे। और गांधी जी ने जो चिंगारी जलाई थी ना, उसकी लौ समंदर पार भी पहुंची। उनके अहिंसक प्रतिरोध के तरीकों ने दुनिया भर में नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रेरित किया। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर हों या दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, इन सब ने अपनी लड़ाई में गांधी के दिखाए रास्ते को ही अपनाया। गांधी का रास्ता इंसाफ का एक वैश्विक रास्ता बन गया। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जो अक्सर लड़ाई, झगड़े और हिंसा से भरी हुई है, क्या गांधी के अहिंसा के विचारों की कोई जगह है? क्या वो आज भी कोई रास्ता दिखा सकते हैं? शायद ये सबसे जरूरी सवाल है जो उनकी कहानी आज हमारे सामने रखती है, और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।